अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है मोनोसेकेराइड्स। हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्टअप किया था, जिसमें हमने अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट आउट कर लिए हैं। उसी का थर्ड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड उसका एक न्यू टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? बेसिकली मोनो मीन्स हमारे पास वन एंड सेकेराइड्स मीन्स शुगर। ठीक है, तो वन शुगर हम लोग इसको बोल सकते हैं इधर। ठीक है, मीन्स हमारे पास वन शुगर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, अब क्लासिफाई कैसे करेंगे हम मोनोसेक्राइड्स को? दस ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड प्लस 6 कार्बन्स। इसको एल्डोहेक्सोज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी आई हुई है। मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है आपको प्रीवियस जो है लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हमने जो है ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर देखा था और हमने फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्लूकोज होता है इसके अंदर, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप, ये देखें, ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग एल्डो बोलते हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें क्या है? 6 हैं, 6 नंबर ऑफ़ कार्बन हैं, इसलिए हम लोग इसको हेक्सोज। ठीक है, जो हमारे पास होता है ना, हम लोग अगर बात करते हैं इसकी हेक्सा की। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर 6 है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है किसको? हेक्सा को। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि पेंटा किसको बोलते हैं, हेप्टा किसको बोलते हैं, ठीक है, ऑक्टा किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी आपने प्रीवियस क्लासेस में अपनी स्टडी भी की होंगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास हेक्सोस का या हेक्स का वर्ड आता है, ठीक है, तो इट मीन्स के वो रेफ़र हो रहा है किससे? 6 से, नंबर 6 से। तो यहाँ पर आपके पास देखो, तो आपके पास 6 नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस वजह से इसका जो नाम होता है, इसको हम लोग एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपके पास कौन सा लगा हुआ है? एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक हो गया, तो आई होप सो कि आपको जो है इस एल्डोहेक्सोज के बारे में अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा क्यों हम ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ड्यू टू एल्डिहाइड प्लस 6 कार्बन्स। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट में हमें वो बता रहा है जी कि एल्डोहेक्सोज हमने बता दिया एंड राइबुलोज। अब राइबुलोज जो है, अच्छा, हम लोगों ने ना प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था नंबर 1 वाला, ठीक है, पार्ट नंबर 1, उसमें हम लोगों ने ना फ्रुक्टोज की एग्जांपल ली थी। अच्छा, फ्रुक्टोज भी आपके पास ना कीटोनिक फॉर्म है, ठीक है, और वो कीटोज की ही तरह ही काम करता है। लेकिन जो राइबुलोज है, ठीक है, राइबुलोज इज़ एन अदर एग्जाम्पल ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, जिसमें आपके पास एक कीटो और यानी कीटोन ग्रुप होता है एंड पेंटोज। पेंट का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि पेंट मीन्स 5। ठीक है, तो कीटोन और 5 कार्बन्स होंगे आपके पास, तो राइबुलोज का सेकंड नेम क्या हो जाएगा आपके पास? कीटो पेंटोज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास कितने कार्बन्स हैं? 5 कार्बन हैं। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ये एक कीटोनिक ग्रुप है, दैट्स वाई हम इसको क्या बोल रहे हैं? कीटो पेंटोज। और इसका जो अदर नेम है दैट इज़ राइबुलोज। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक समझ लो ना कि एक पूरी चेन लगी हुई है कार्बन की। ठीक है, जो कि आपके पास एज अ होल सिंगल मोनो के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? नेक्स्ट है आपके पास द फैमिली ऑफ डी एल्डोसिस। ठीक है, अब डी एल्डोसिस, डी मैंने आपको बताया था डी एंड एल क्या चीज़ है, ये मैं आपको अच्छे से डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवर रोटेटरी वाला जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो फैमिली पढ़ेंगे डी एल्डोसिस की। ठीक है, एल फॉर्म्स हमें नहीं बताएगी, सारी डी फॉर्म्स यहाँ पर शो की गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डी एल्डोसिस पढ़ रहे हैं और सारे के सारे इसमें आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेंगे, इस वजह से इसका नाम एल्डोसिस है। ठीक है, एंड डी मीन्स कि आपके पास जो है वो राइट साइड पे आपका ओ एच लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपको शो किया हुआ है एल्डो ट्राइओस। ट्राइओस हमने जो है इसको बोला है। ठीक है, तो क्यों क्यों ट्राइओस बोला है? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये जो बीच में बना हुआ है ना। ठीक है, ये कार्बन यहाँ शो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन मौजूद है, उसी के साथ ये ओ एच और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आप देखो कि हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने यही बात की हुई थी कि आपका जो कार्बनिल है, ठीक है, कार्बनिल से जो फारदेस्ट आपका
जो OH होगा, ठीक है, हम लोगों ने उसको बेसिकली देखना होता है और उससे हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं और कार्बोनाइल से फारदेस्ट, अब आप काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे कि ये वाला OH है, नहीं, ये वाला OH हम लोगों ने कंसीडर नहीं करना। हम लोगों ने इस एंड वाले को छोड़ के और इस स्टार्ट वाले को छोड़ के जो मिड के आपके पास होते हैं ना कार्बन, उनके OH को देखना होता है, उनके OH की पोजीशन देखनी होती है। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है इन दोनों के दरमियान में, तो इसके ही OH को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप देखो तो इसका OH जो है वो राइट साइड के ऊपर है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि ये ग्लिसरल्डिहाइड है आपके पास, ठीक है, और ये डी फॉर्म क्यों है इसकी डी फॉर्म, क्योंकि OH आपके पास राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है। और इसका जो इसको हम लोग बोल रहे हैं वो एल्डोट्रायोस क्यों बोल रहे हैं, एल्डोट्रायोस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 3 हैं और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और इसके पॉसिबल नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कितने होंगे, तो हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में अपने देखा था कि 2 की पावर n करते हैं। जितने कायरल कार्बन होते हैं वो n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कायरल कार्बन देखो तो ये एक पूरा का पूरा कायरल कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। एक ये वाला ग्रुप, ठीक है, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप। तो 4 डिफरेंट एटम्स जो हैं वो इस वाले बीच वाले कार्बन के साथ अटैच हैं, ठीक है। इसको मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है आपका मिड में जो लगा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है आपके पास, ये आपका कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये आपका कायरल कार्बन है, तो हमने जो है इधर n की वैल्यू यानी कि कायरल कार्बन एक है तो n की वैल्यू हमने 1 पुट की और हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, यानी कि इसकी हमारे पास 2 जो है वो फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। तो 2 फॉर्म्स इसके हम लोग कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर हम लोग मिरर प्लेस ऑन कर देंगे और इसकी एल फॉर्म बनाएंगे। तो एल फॉर्म कैसे बनेगी इसकी, कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन से इसको भी शो कर देते हैं एंड यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे C, यहाँ पर लिख देंगे H, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना, तो CHO, ठीक है। एंड अब कहानी कहाँ पर चेंज होगी, कहानी होगी इधर मिड में चेंज, क्योंकि एल फॉर्म बना रहे हैं। तो O इसका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और H इसका किधर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको फिर क्या बोल देंगे, एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। फर्दर मोर हम इसको अब डी ग्लिसरल्डिहाइड नहीं बोल सकते क्योंकि चेंजिंग आ गई है, ठीक है। देखिए ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमें बात पता चल गई। ओके, अब जो हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ बेसिकली डी इरेथ्रोज। अब ये जो डी इरेथ्रोज है, ठीक है, इसको हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है इसको हम लोग एल्डोटेट्रोस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्डो, और इन 4 कार्बन्स की वजह से हम लोग इसको क्या बोल देंगे, टेट्रोसिस, ठीक है, एल्डोटेट्रोसिस इसका नेम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास देखें तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एंड CH2OH। और अगर हम लोग इसकी डी फॉर्म देखें तो यहाँ से जो इस कार्बोनिल से जो सबसे फारदेस्ट वाला OH है वो कौन सा है, ये वाला। तो हमने इसकी पोजीशन को देखना है, ऑल्दो इसकी पोजीशन भी सेम है, बट मैंने आपको ये बात पहले से क्लियर आउट की थी कि हमें किसी और पोजीशन को नहीं देखना, हमने उस वाले OH को या उस वाले कार्बन को देखना है जो कि इस कार्बोनिल से सबसे ज़्यादा दूर है। तो सबसे ज़्यादा दूर ये वाला है, और मैंने आपको ये बात भी क्लियर की थी कि इसको और इसको छोड़ के जो बीच वाले हैं इनमें से देखना होता है जो सबसे दूर है। तो इन दोनों में से सबसे दूर ये वाला है और ये राइट पोजीशन पे है, तो इसीलिए हमने इसको डी इराइथ्रोज लिखा, ये इसका नेम है। और अगर अकॉर्डिंग टू द हम लोग बात करते हैं ग्रुप जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं जी एल्डोटेट्रोसिस या एल्डोटेट्रोस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 कायरल कार्बन है, एक ये वाला कायरल कार्बन है, एक ये वाला कायरल कार्बन है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गौर लगा कर देखो, अगर आप फोकस करो यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला कार्बन आपका, ठीक है, एंड ये वाला कार्बन आपका कायरल है, ठीक है। मैं बार बार इस वजह से कायरलिटी को रिपीट करती हूँ
ताकि आपका जो पिछला जो होता है कि आपने जो पिछला कायरलिटी का टॉपिक पढ़ा था वो साथ साथ रिवाइज होता रहे और वो कॉन्सेप्ट आपको ना भूले, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं करवाती हूँ, एक एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन है, ठीक है, तो ये कायरल कैसे है, तो ये देखो यहाँ पे भी OH लगा है, डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, डिफरेंट ग्रुप है, ये CHO फुल एक डिफरेंट ग्रुप है, एंड ये वाला जो CH2OH जो पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो कार्बन है, ये जो मिड वाला आपका कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है आपका, दिस इज़ योर बेसिकली कायरल कार्बन, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करो तो इस कार्बन के रिस्पेक्टिव से अगर आप देखो, ठीक है, इस कार्बन के अगर रिस्पेक्टिव से आप देखो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट से देखो, तो क्या होगा कि आपके पास एक ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप लगा है, ठीक है, एक ये वाला OH डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला CH2OH फुल एक आपके पास एक डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, एंड ये वाला जो है CH2OH ये भी फुल एक आपके पास क्या लगा है, एक डिफरेंट ग्रुप लगा है, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास जो है ये वाला भी कार्बन क्या हो गया है, कायरल हो गया है, ठीक हो गया, समझ आ रही है ना आपको। तो ये CH एंड OH ये डिफरेंट है, CH2OH ये डिफरेंट है, ये हाइड्रोजन डिफरेंट है एंड ये OH डिफरेंट है, दैट्स वाई इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कह रहे हैं, ठीक है। अब इसको इसको ना सेम नहीं कह देना, क्योंकि देखो यहाँ पर CH2 दो CH लगे, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं एंड एक OH लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और एक OH लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, समझ आ गई, इसी वजह से ये दोनों के दोनों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है पुट कर दूँ 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे इसके, 4, ठीक है। तो 4 इसकी फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। इज़ दैट क्लियर टू यू गाइस, ठीक है। अब अगर अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे आएँ, डी इरेथ्रोज की एग्जांपल पे, ठीक है, तो इधर भी यही केस होगा, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करो तो 1 2 3 4 सेम टू सेम वही कहानी है, सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि एक तो आपके पास OH राइट साइड के ऊपर है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब मैं इसको इतना डिटेल में नहीं लिख रही क्योंकि ये दोनों सेम ही है तकरीबन, सिर्फ नेम चेंज है दोनों की, ये वाली पोजीशन चेंज है, ठीक है, जिस वजह से इसका नेम चेंज हो रहा है, लेकिन है भी ये भी क्या है, एल्डोटेट्रोज ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं डी राइबोस को, तो डी राइबोस में क्या है कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कार्बन मिल रहे हैं यहाँ पर, तो देख लो इसके अंदर आपको 5 कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, एल्डोपेंटोस या एल्डोपेंटोसिस, ठीक है। एंड इसका जो सेकंड नेम है दैट इज़ बेसिकली डी राइबोस, ठीक है। इसी तरह डी अरेबिनोस, ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास 5 कार्बन है, तो ये भी एग्जाम्पल है एल्डोपेंटोसिस की। इसको देख लो डी जाइलोस को, इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ कार्बन 5 हैं, और लेक्सोस को देखो तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ कार्बन 5 हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है बस, कहीं पे OH इधर हैं सारे, कहीं पे OH की पोजीशन डिफरेंट हो गई है, यहाँ पर OH की पोजीशन डिफरेंट हो गई हैं, यहाँ पर डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनके जो ये वाले नेम है ना, ठीक है, ये क्या हो गए हैं, ये भी डिफरेंट हो गए हैं। क्लियर हो गया है बच्चों, ओके। तो इसमें भी अब अगर आप कायरलिटी देखो तो आपको जो है ये मैं कायरलिटी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि ये रिपीट करना या फिर ये जो है ना साथ साथ पढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो है ये वाला भी कार्बन है, आपके पास ये वाला भी कार्बन है, ठीक है। अब आप देखो तो ये आपके पास पूरा का पूरा जो है वो डिफरेंट ग्रुप लगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपने डी आइडेंटिफाई करना है ना कि डी कैसे बना, तो सबसे फारदेस्ट वाला OH ये वाला है आपके पास, ठीक है। इस वजह से आपने डिसाइड कर लिया कि इसका क्या नेम होगा, इसका नेम होगा जी डी राइबोस, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि इसका नेम होगा डी राइबोस, ठीक है ना, डी राइबोस। किससे डिसाइड किया आपने, इस वाले OH से डिसाइड कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद अब अगर आप कायरलिटी चेक करो, अब कायरलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, आप क्या देखोगे इसमें, कायरलिटी के लिए देखो कि आपके पास अगर इस वाले जो है ग्रुप को देखो, ठीक है, जो कि अटैच है इस वाले कार्बन से, ठीक है, इस वाले कार्बन से, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तो का OH लगा हुआ है, और नीचे जो है ये पूरा का पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है CHOH, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाला जो कार्बन है ये हमारे पास कायरल हो गया, तो हम लोगों ने स्टार लगा दिया।
इस वाले कार्बन को देखो तो हमारे पास ये एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है नीचे इसके, ठीक है। उसके बाद ये OH लगा हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो गया आपके पास, कायरल हो गया, तो स्टार पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कलर में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ अब। अच्छा, अब अगर आप इस वाले कार्बन की बात करो तो हमारे आपके पास ये पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है इधर, ठीक है। उसके बाद ये वाला पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है इधर, जो कि डिफरेंट है ऊपर वाले से। एक ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक ये वाला OH लगा हुआ है। सो दिस कार्बन इज़ ऑल्सो द कायरल वन। तो यहाँ पे भी हमने स्टार पुट कर दिया। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो हमने पुट कर दिया 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, 8। ठीक हो गया। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास जो है 3 जो है कार्बन वो क्या होंगे, कायरल। यहाँ पे भी ये 3 कार्बन क्या हो जाएंगे, कायरल, ठीक है। यहाँ पे भी जो है ये 3 कार्बन जो है आपके पास क्या हो जाएंगे, कायरल। ठीक हो गया। तो हम लोग 2 की पावर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी नंबर ऑफ़ आइसोमर्स बनेंगे 8। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको जो है DL डोसेस के बारे में क्लियर आउट हो गई होंगी चीज़ें। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। द फैमिली ऑफ DL डोसेस में और एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, CH एल्डिहाइड लगा हुआ है, ठीक है, एंड फार्देस्ट OH वाला जो है ये वाला ग्रुप, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, एल्डोहेक्सोसिस, और इसका सेकंड नेम है DLOs, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका नाम चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर सारा का सारा आपके पास OH ग्रुप एक साइड पर लग गए हैं एंड सारे के सारे हाइड्रोजन आपके एक साइड पर लग रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो है आप इसको क्या बोल रहे हो, DLOs, ठीक है। और लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप देखो एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स देखो तो आपके पास जो है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 6 लगे हुए हैं, ठीक है। और आपके पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो सबसे दूर वाला है वो OH इधर राइट साइड पे लगा हुआ है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज DLOs, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाले को देखो तो यहाँ पे भी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है एक पूरा एक होल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसका आप दूर वाला OH देखो तो वो भी आपके पास राइट साइड पे है, इसलिए इसको डी एल्ट्रोस कह रहे हैं। एंड नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स इसमें भी 6 हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल्डोहेक्सोसिस। लेकिन इसका जो मेन नेम है वो डी एल्ट्रोस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो इसका नाम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि पहले इस वाले में क्या था, OH सारे एक तरफ आ रहे थे, इसमें क्या हो गया, OH एक होके डिफरेंट होके यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग कायरलिटी थोड़ी बहुत चेक करें, क्योंकि एक ही करेंगे क्योंकि बाकी तो इसके सेम ही हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास है जी कार्बन, ठीक है, ये भी है आपके पास कार्बन, दिस वन इज़ ऑल्सो योर कार्बन एंड दिस वन इज़ ऑल्सो योर कार्बन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक OH एक डिफरेंट ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये वाला है, ठीक है। एंड ये एज अ होल आपके पास डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो ये जो मिड वाला आपके पास कार्बन होगा, ठीक है, यानी इस फर्स्ट कार्बन की बात करें तो ये कायरल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग रिस्पेक्टिव से देखें इस वाले कार्बन को देखें, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से, तो ये एक पूरा ग्रुप है, ये एक पूरा ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोजन एक डिफरेंट हो गया, ये वाला OH एक डिफरेंट हो गया, ठीक है। इट मीन्स के ये बीच वाला कार्बन भी आपके पास कायरल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाकियों की, ठीक है, इस वाले कार्बन को देखते हैं, इसके रिस्पेक्टिव से ये वाला एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ये नीचे वाला एक पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ये OH डिफरेंट है एंड ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो इसके रिस्पेक्टिव से आपके पास ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, कायरल हो गया। अब अगर हम लोग नीचे वाले को देखते हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो ये वाला भी डिफरेंट हो गया, ये वाला भी डिफरेंट है एंड ये वाला भी डिफरेंट है एंड ये एज अ होल डिफरेंट है। तो इस पे भी हम लोगों ने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया कि ये भी कायरल हो गया। तो हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है, इधर हमारे पास ये कितने कायरल कार्बन हो गए हैं, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 2 में n की वैल्यू 4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16। इसका मतलब है इसके कितने आइसोमर्स हैं, इसके टोटल 16 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इन सारों के।
इन सब की मैं बात कर रही हूँ। ये जो पूरा का पूरा है ना हमारे पास ये हेक्सोजेस की जो एक फुल फैमिली है ना, इन सब की मैं बात कर रही हूँ कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, इन सारों के आपके पास कितना आइसोमर्स होंगे, टोटल 16 आइसोमर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि सेम नंबर ऑफ़ कार्बन है तो कायरलिटी भी इन तमाम की सेम होगी। क्लियर हो गया? सिर्फ इनकी इन OH की और हाइड्रोजन की पोजीशंस की वजह से जो है ना इनका नेम चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इनकी पोजीशंस आप देख सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करके आपको पता होना चाहिए कि एल्डोज़ का क्या स्ट्रक्चर है, एल्डोज़ का क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज बात करो तो कॉन्सेप्ट वाइज आप इनको एज अ होल एल्डो हेक्सोसिस बोलोगे, ठीक हो गया। अब अगर आप नीचे वाले पे आओ, ठीक है, तो नीचे वाले में क्या है, यहाँ पे भी देखो एक एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे OH सबसे दूर वाला ये है, राइट साइड पे है तो D हो जाएगा। आइडोस इसका नेम है, डी आइडोस। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एल्डो हेक्सोस ही है, ठीक है। तो इसकी भी कायरलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें भी नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे, और इसके भी 16 ही आइसोमर्स होंगे, ठीक है। बस इनके ना आप ये स्ट्रक्चर्स याद रख लेना कि डी ग्लैक्टोज का क्या स्ट्रक्चर होता है, डी टैलोस का क्या है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो कायरलिटी वाला लगाओगे, नंबर ऑफ़ आइसोमर्स वाला लगाओगे। और मैंने आपको बता दिया कि डी कैसे डिसाइड करना है, एल्डो हेक्सोसिस पेंटोसिस कैसे बोलना है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। बाकी ये जो इनके नाम है ना, ये डी ग्लूकोज, डी मैनोज, और हमारे पास ये जो डिफरेंट नेम है, डी एलोज, ठीक है, डी ग्लैक्टोज, तो ये सारे के सारे नाम याद करने वाले हैं, और जिनका स्ट्रक्चर है ना वो भी याद करने वाला है, ठीक है। अगर आपको नेम आ जाता है, कहा कह दिया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपको फिर ये याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर बना बनाया दे दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि कौन सी फैमिली से एग्जिस्ट करते हैं या बिलोंग करते हैं, सॉरी, तो आप बोल दोगे एल्डो हेक्सोसिस हैं। या अगर आपसे बहुत नंबर ऑफ़ पॉसिबल आइसोमर्स पूछ लिए जाएँ तो आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे। आपसे नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन पूछे जाएँ तो आप कायरल कार्बन बता दोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन जो इनकी ये नेम्स हैं ना, ये सारी चीज़ें और ये जिनके स्ट्रक्चर्स हैं, अगर ये बनाने के लिए दे दी जाएँ तो ये आपको याद करने पड़ेंगे और प्रैक्टिस से आपको आएंगे, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर आउट होगी। नेक्स्ट है आपके पास द फैमिली ऑफ डी कीटोसिस, ठीक है। अब एल्डोसिस की कहानी हम पढ़ चुके हैं, अब हम आ रहे हैं जी कीटोसिस की कहानी पे। और कीटोसिस की कहानी भी जो है वो ऐसी ही है कि आपके पास एल्डिहाइड की जगह कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स वाला जो सिलसिला है वो सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एल फॉर्म नहीं शो की, उन्होंने बता दिया, तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डी फॉर्म शो की दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो ना, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। और आपके पास क्या है, आपके पास कीटोनिक ग्रुप है और आपके पास आर की चेन लगी हुई है, ठीक है। और आपके पास जो OH है, ठीक है, वो आपके पास राइट साइड के ऊपर मौजूद है, इस वजह से आप इसको डी कीटोसिस बोल रहे हो, ठीक है। एनीवेज, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं वो देख लो, तो 1 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो हम और कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब कीटोनिक ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये देखो एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है। और ये इसके ना आर चेन्स हैं, एक ये वाली आर चेन है और एक ये वाली आर चेन है जिन्होंने टेढ़ी करके बनाई हुई है, ठीक है। कीटोन आप कैसे बनाते हो, कीटोन आपके पास यही होता है ना, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर एक और आर चेन लगी होती है। तो यही तो फ़र्क होता है ना एल्डिहाइड एंड कीटोन में। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ H मैंडेटरी होता है और एक तरफ आर चेन होती है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप में सिर्फ कार्बोनाइल होता है और दोनों तरफ क्या होती हैं, आर की चेन्स होती हैं, ठीक है। और छोटी चेन्स भी हो सकती हैं, बड़ी चेन्स भी हो सकती हैं, कोई भी चेन्स हो सकती हैं। तो अगर आप इसमें देखो OH की पोजीशन, तो OH जो है आप कार्बोनाइल से दूर वाला ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, दोनों को आप जो है वो कंसिडर कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों के दोनों पोजीशंस जो हैं इन OH की वो राइट साइड पे हैं, दैट्स वाई हम जो है इनको डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डी से इस वजह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया क्योंकि एज सच फासला सेम था दोनों का, ठीक है। और इसकी एक ही सिर्फ इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका नेम क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो कार्बोनाइल से जो दूर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके पास जब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ हो जाएंगे उस पर लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको डी से वैसे शो नहीं किया गया, लेकिन आता है ये कीटोसिस की ग्रुप में ही आता है, ठीक है।
और देखो नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन अगर देखो यहाँ पर, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन्स नहीं है इसमें, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अब आपको ना सही डिफरेंस पता चलेगा कायरलिटी में। आप सोचते होगे कि भाई सारे ही कायरल होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब देखो ये वाला ग्रुप CH2OH, हम अगर इस कार्बन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द कार्बन लगे हुए हैं। CH2OH ये आपके पास क्या है, सेम है। CH2OH ये भी आपके पास सेम ग्रुप। हमने क्या बात की थी कि अगर दो भी सेम हो जाएंगे या एक भी सेम हो जाएगा, किसी के साथ रिजेंबल कर जाएगा, तो वहाँ से कायरलिटी ख़त्म हो जाएगी। एक रीज़न तो आपके पास जेन्युइन रीज़न ये वाली हो गई है, लेकिन दूसरी रीज़न आपके पास ये भी है कि कार्बोनाइल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, ठीक है, O। अब अगर इसके साथ आप देखो, ठीक है, इस कार्बन को, तो एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ग्रुप ये होगा, एक एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, ऐसे वाला, तो वहीं से कायरलिटी आपके पास क्या हो गई, एंड हो गई। ठीक है, तो फिर आपने तो बाकी ग्रुप्स को भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ से उसको आप कायरलिटी कहोगे नहीं, ठीक है। इस वजह से जो है यहाँ पर एन की वैल्यू क्या पुट की गई, 0 पुट गई, ठीक है, और इससे पता चला कि सिर्फ एक ही इसका आइसोमर है, जो कि ये खुद है, जिसका नाम है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ, तो नेक्स्ट है आपके पास डाई इराइथ्रोलोज, ठीक है। डाई इराइथ्रोलोज में क्या है कि इसके अंदर अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप इसके देखो कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम और चौथा कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और एक कीटोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है पूरा, ठीक है, कार्बोनिल की वजह से पता होगा आपको कीटोनिक ग्रुप है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये कीटोनिक ग्रुप की वजह से और इन 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की वजह से इसका नेम क्या हो गया, कीटोटेट्रोसिस। कीटो फॉर ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप एंड टेट्रोसिस ड्यू टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। और अगर हम लोग कार्बन देखें तो इसका ये वाला कार्बन कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो फंक्शनल ग्रुप के उसके अंदर आ रहा है ना, ठीक है। और ज़्यादा प्रिसाइजली देखें तो ये वाला, और मैंने ये कहा था कि स्टार्ट वाले को और एंड वाले को नहीं देखते, मिड वाले को देखते हैं, ठीक है। तो मिड पे ये OH आ रहा है, ठीक है, तो ये डी साइड पे, राइट साइड पे है, तो इसको हम लोग दैट्स वाई क्या बोल रहे हैं, डी इराइथुलोज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स 2 आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है आपके पास कौन सा जी, ये डी राइबुलोज। डी राइबुलोज इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इसका नेम है। और साथ इसके कार्बन आइटम देखो तो आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन आइटम हैं, और ये एक कीटोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है, आपके पास ये कीटोनिक ग्रुप लगा है। तो इस वजह से जो है इसका क्या नेम हो जाएगा आपके पास, कीटो। और 5 कार्बन है तो पेंटोसिस, ठीक है, कीटो पेंटोसिस। अब यहाँ पर क्या है कि OH और OH, ठीक है, इन दोनों में से आपने कौन से वाले को कंसिडर करना है, इस वाले को, कि ये कार्बोनाइल से ज़्यादा दूर ये वाला है, ठीक है, ये वाला ज़्यादा दूर है कार्बोनाइल से ना, ठीक है, तो इसको कंसिडर करना है। तो अब देखो क्योंकि ये राइट साइड पे है, तो आपने दैट्स वाई इसको क्या लिख दिया, आपने इसको लिख दिया जी डी राइबोलोज। क्लियर आउट होगी आपको ये चीज़, ओके हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला, जो कि है आपके पास डी ज़ाइलुलोज। डी ज़ाइलुलोज भी जो है उसमें भी सेम चीज़ की हुई है कि आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस वजह से इसका नाम कीटोपेंटोसिस हो गया। कायरलिटी भी आप इन दोनों में चेक कर सकते हो, चलो इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें मैंने आपको नहीं बताई तो इसमें बता देती हूँ, ज़ाइलुलोज वाले में। तो कायरलिटी के लिए अगर आप देखो तो आपके पास ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, और ये वाला कार्बन तो आपने देखना ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ कायरलिटी नहीं है, हमें पता है। इनमें भी नहीं है, ठीक है, और इस पे भी नहीं देखनी। इन मिड वाले में हम लोग कायरलिटी देख रहे होते हैं। तो इधर देखो तो ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, और ये पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन क्या हो रहा है, कायरल। इस वाले ग्रुप को देखो, ये होल डिफरेंट ग्रुप, ये होल डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप और ये डिफरेंट ग्रुप। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये वाला कार्बन क्या हो गया, कायरल। तो हमारे पास 2 कायरल मॉलिक्यूल्स थे, हाँ 2 कायरल कार्बन थे, तो 2 की पावर 2 पुट की, तो इसके 4 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर भी जो है ना एक लॉन्ग फैमिली शो की हुई है, उसी तरीके से सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने
जो है शो किया था किसके लिए, डी एल्डोजिस के लिए। जस्ट एंड जस्ट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हैं, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हैं पूरे पूरे, ठीक है। आप जो है बस इस कार्बोनाइल को देखो, बस कीटोज लगाओ और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स देखो, ठीक है, जो भी हैं जितने भी हैं वो आपके पास, अब ये 6 कार्बन हैं तो आपके पास कीटो हेक्सोसिस हो जाएगा। और इसमें आपके पास कितने कायरल कार्बन हैं, ये 3 कायरल कार्बन नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए कि आप देखते साथ उसमें नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन्स बता दो। इसमें भी आपके पास 3 ही है क्योंकि सारे हेक्सोसिस के और सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट इनकी पोजीशनिंग की वजह से जो है ना इनका नेम चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, डी सिकोस, ठीक है। और यहाँ पर देखो ओ एच, ये वाला यहाँ से हम लोगों ने कंसिडर किया, सारे ओ एच आपके पास जो फारदेस्ट वाले हैं वो राइट साइड के ऊपर हैं, तो ये सारे के सारे डी फॉर्म है। इसी तरह ये आपके पास डी फ्रुक्टोस है, ये डी सोरबोस है, ये डी टैगेटोज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब 2 की पावर 3 पुट की, क्योंकि सब में जो कायरल कार्बन है वो 3 है, यहाँ से देख सकते हो आप, सब में आपके पास कायरलिटी 3 कार्बन्स की है, ठीक है। तो बेशक आप इनको प्रैक्टिस के चेक भी कर लो। तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ 3 की वजह से 8 आइसोमर्स आएंगे और इनको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोसिस। आगे मूव करते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मोनोसेक्राइड से। अच्छा, अभी हमने जितनी भी एल्डोसिस एंड कीटोसिस सारे पढ़े हैं, ये सारे के सारे क्या थे, आपके मोनोसेक्राइड्स थे, ठीक है। आगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मोस्ट मोनोसेक्राइड्स हैव स्वीट टेस्ट। जितने भी काफ़ी सारे तकरीबन ऐसे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, ठीक है। जैसे आपके पास फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट मोनोसेक्राइड है, 73% स्वीटर देन सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज से 73% स्वीटर है आपके पास कौन सा, मोनोसेक्राइड्स, फ्रुक्टोज। तो मोस्टली जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, राइट। सेकेंड पॉइंट है, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर आप देखो, जैसे आप चीनी की एग्जांपल ले लो, तो ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर की अगर हम लोग बात करें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई करेंगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में भी जा सकते हैं। दे आर एक्सट्रीमली सॉलेबल इन वाटर, और ये पानी के अंदर हल हो जाते हैं। जैसे चीनी आपके सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है, कि पानी के अंदर हल हो जाती है। चीनी भी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शुगर। उसके बाद क्या है, डिस्पाइट देयर हाई मॉलिक्यूलर वेट, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ OH ग्रुप्स make the monosaccharides much more water soluble than most molecules of similar molecular weight, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये बात की है कि अब इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है ना आपके पास मोनोसेक्राइड्स का, ठीक है, हाई होता है, ठीक है। क्यों हाई होता है, क्योंकि प्रेजेंस होती है वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स की। OH ग्रुप क्या है, ज़्यादा अमाउंट में, जितने ज़्यादा अमाउंट में OH ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा जो है वो हायर मॉलिकुलर वेट होगा आपके मोनोसेक्राइड का, ठीक है। तो ये मोनोसेक्राइड्स को OH ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो मच मोर वाटर सॉल्युबल बना देता है, OH हल हो जाती है ना, ठीक है, वाटर के साथ। अब यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा वो जल्दी सॉल्युबल है जितने ज़्यादा OH होंगे देन मोस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर वेट, ठीक है। देन उन मॉलिक्यूल्स के जिनका सेम मॉलिकुलर वेट है, यानी कि अगर हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड ले लूँ और उनका दोनों का मॉलिकुलर वेट सेम हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं हमारे पास जो है वो ग्लूकोज ले लेती हूँ, ठीक है, और उसी के साथ का कोई भी 6 कार्बन वाला मैं क्या ले लेती हूँ, कोई भी मोनोसेक्राइड ले लेती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं दोनों को पानी में हल करूँगी तो उन दोनों का मॉलिकुलर वेट सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है। तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों सेमली डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में, ठीक है। लेकिन मैं अगर कोई ज़्यादा बड़ा वाला, ठीक है, मैं ले लेती हूँ, मान लो कि मैं कोई ले लेती हूँ एल्डोपेंटोज़ ले लेती हूँ और एक साथ में एल्डो ग्लूकोज़ ले लेती हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, या एल्डोहेक्सोस ले लेती हूँ। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँगी और वाटर सॉल्युबल करूँगी तो जो एल्डोहेक्सोस वाला होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज़ कम्पेयर टू द व्हाट, एज़ कम्पेयर टू एल्डोपेंटोज़ वाले से, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि जो आपके पास कार्ब्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये अगर आप देखो उनका मॉलिकुलर वेट तो ज़्यादा होता ही है, ठीक है। ये एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि OH की वजह से ज़्यादा हो गया। ये एज अ थिकनिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। क्यों हम लोग क्यों कार्ब्स को एज अ थिकनिंग एजेंट तौर पर डाल रहे होते हैं। जैसे हमने कॉर्नफ्लोर देखा होगा, बड़ी पॉपुलर से एग्जाम्पल है, थिक करने के लिए हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे जब हम लोग निहारी वगैरह बनाते हैं उसमें थिक करने के लिए उसको आटा डालते हैं ना, क्यों, 2 मिनट लें इसकी रीज़न सोचें।
फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आप सबके माइंड में आ रहा होगा क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो थिक हो रहा है, ओएच ग्रुप ज़्यादा है तो वो थिक हो रहा है, ठीक है। नो, वो ये एक सेकंड पार्ट है, ठीक है। सॉलिबिलिटी के लिए हमने ओएच की बात की, लेकिन हम अगर मॉलिक्यूलर वेट उसकी थिकनिंग की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखो, अगर आपके पास ओएच बढ़ रहे हैं, हमने बात कर ली कि लार्ज नंबर ऑफ ओएच ग्रुप्स, तो कार्बन भी तो बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप अपने मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर देखो, जो कि हम अभी डिटेल में पीछे पढ़ते हुए आए हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन भी तो बढ़ रहे हैं ना। मान लो ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओ एच लगा हुआ है कहीं पे, कहीं एच लगा हुआ है, कहीं ओ एच लगा हुआ है, मैं रैंडम बना रही हूँ, ठीक है। तो ये ओ एच तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ आप नंबर ऑफ़ कार्बन भी तो देखो, कितनी लॉन्ग चेन जा रही है कार्बन की, वो भी तो इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से जो है ये एज अ थिकनिंग एजेंट काम करते हैं, इनका वेट यहाँ से भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। सिर्फ एक ओ एच जो है आपके पास रीज़न नहीं हो सकती, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स भी आपके पास इसमें रीज़न में इंक्लूड है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको ना, देखो हर चीज़ जो है ना आपकी स्लाइड में लिखी हुई नहीं होगी, कुछ चीज़ें टेक्निकली भी आपको सोचनी होंगी, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं, पूछ लेते हैं बच्चे, सोचते हैं कि बस स्लाइड्स पढ़ के चले जाएंगे और हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपने हर एक चीज़ को कंसिडर करना होता है, जहाँ पर आपको लगता है कि ये पॉइंट वैलिड होना चाहिए या ये पॉइंट एक्सप्लेन होना चाहिए। तो या अगर आपके माइंड में ये आया अगर कि हाँ नंबर ऑफ़ कार्बन भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप बहुत सीरियसली चीज़ों को देख रहे हो और समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट बड़ा डीपली आप जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ग्लूकोज कैन डिज़ोल्व इन मिनट अमाउंट्स ऑफ वाटर टू मेक अ सिरप, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो 1 मिनट में जो है वो क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, वाटर के अंदर सिरप बनाने के लिए, कुछ भी 1 ग्राम या 1 ml ऑफ H2O के अंदर, ठीक है। जो सिरप, शुगर सिरप जो हम लोग बनाते हैं पानी के अंदर, जो है वो ग्लूकोज लेंगे, 1 ग्राम 1 ml ऑफ वाटर में लेंगे, तो वो फ़ौरन से फ़ौरन जो होगा उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें चेंजिंग नज़र आ रही होती है बाय आवर आइज़, हम आइज़ से उसके अंदर चेंजिंग होते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना, कि वो हमें अपनी आइज़ से नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। मतलब कि फ़िज़िकली वो हमें नज़र नहीं आ सकती, लेकिन केमिकली वो अंदर ही अंदर चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि मोनोसेक्राइड्स डू नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन इन देयर ओपन चेन फॉर्म्स। An alcohol group can add into the carbonyl group in the same molecule to form a pyranose ring containing a stable cyclic hemiacetal और hemiketal, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है, वो सोल्यूशन, जब उसका सोल्यूशन बनाते थे ना, मान लो चीनी का हम लोगों ने उसको डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, उसका सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो अब वो अपनी ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा जब वो किसी के अंदर डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। उसमें वो अपनी क्लोज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने, मैंने आपको मैकेनिज्म भी कराया था ना हेमियासेटल का। तो उसमें क्या होगा, आपका जो एल्कोहलिक ग्रुप होगा, यानी कि OH वाला जो ग्रुप होगा आपके पास, ठीक है, वो कार्बोनाइल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल में, और एक पायरानोज रिंग बना देगा, ठीक है। और उसके अंदर एक स्टेबल साइक्लिक हेमी एसिटल या हेमी किटल मौजूद होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनाया गया, अब ये आपके पास डी ग्लूकोज था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप था, ठीक है, और आपके पास ये वाला जो कार्बन था एंड वाला, ठीक है, ये उसका ग्रुप था। और इन्होंने क्या किया कि आपस में जो है ये इनके साथ अटैच हो रहे हैं, और जब ये अटैच हो रहे हैं तो दो चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं हमारे पास डी ग्लूकोज से। एक आएगा आपके पास बीटा डी ग्लूकोज, एक आएगा आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल इसको बंद करके अल्फ़ा बीटा सब कुछ हटा के सिर्फ ओ लगा के देखें, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम लोग पायरानोज रिंग बोलेंगे। और हमें पता होगा कि मोनोसेक्राइड की क्लोज्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, डी ग्लूकोज से यहाँ पर हो क्या रहा है वो देखना है आपने। कि आपके पास क्या था, CH2OH, ये तो एंड वाला ग्रुप था, कार्बन नंबर 6 है, कार्बन नंबर 1 आपके पास शुरू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ है नीचे, क्लियर है आपके पास, ठीक है। OH लगा हुआ है आपका ऊपर, यहाँ पर OH लगा हुआ है नीचे। जब मैंने आपको बताया था कि OH एंड OH की पोजीशन अल्टरनेट पोजीशन पे हो, यानी कि एक दफ़ा वो ऊपर हो, अगले कार्बन पे नीचे हो, फिर ऊपर हो, फिर नीचे हो, ठीक है, तो और फिर ऊपर हो, तो ये आपके पास होता है बीटा, बीटा फॉर्म, यानी कि बीटा का मतलब होता है अब ऊपर की तरफ के हाइड्रो OH जो है आपके पास अब पहले कार्बन पे ऊपर की तरफ लगा होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। और डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सबसे फारदेस्ट वाला OH है वो आपके पास अगर आप देखो तो ये किस साइड पे होगा, या कि राइट साइड पे होगा,
ठीक हो गया। इस पे देखो तो ये आपके पास साइक्लिक हेमी एसिटल्स भी हम लोग बोलते हैं। हेमी एसिटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास रिंग फॉर्मेशन कर रहा है, इस वजह से हम इसको हेमी एसिटल साइक्लिक हेमी एसिटल्स बोल रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर देखो तो ये डी ग्लूकोज कैसे बना है आपके पास। ठीक है, डी ग्लूकोज आपके पास ऐसे बना है कि आपका जो ये OH था अब ये नीचे के साइड है, जब ये नीचे के साइड होगा अल्फा अल्फा से याद रखो कि डाउन, ठीक है, ये नीचे की तरफ होगा और बाकी सब की जो पोजीशन है वो सेम रहेगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर हम इसको बिल्कुल ही बंद करके लिख दें तो ये सिर्फ ओ रिंग नज़र आएगी, और नज़र आएगा, बाकी सारी एक सिंपल सी रिंग नज़र आएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे पायरनोस रिंग। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास ग्लूकोज एनोमर्स। ग्लूकोज एनोमर्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हमारे पास। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यानी कि 5 एंड ये 6, यानी कि हमारे पास 6 कार्बन वाला है। ठीक है, ग्लूकोज है ये भी। और क्योंकि हमारे पास OH नीचे लगा हुआ है तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। इसको हम लोग बोलते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसके एनोमर्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। 36% हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अगर हम इसकी कोर फॉर्म देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक है जी डी ग्लूकोज। ठीक है, इसमें कोई अल्फ़ा बीटा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल डी ग्लूकोज है। ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं सिंपल, जो हमारे पास जो एक रिंग स्ट्रेट चेन होती है उसको हम लोग डी ग्लूकोज पढ़ते हैं, और ये एग्जिस्ट करता है 0.02% पे। ठीक है, और एक होता है आपके पास बीटा डी ग्लूकोज, उसमें मैंने आपको बता दिया कि OH ऊपर की तरफ होगा रिंग में ही, लेकिन OH ऊपर होगा तो ये बीटा डी ग्लूकोज होगा, और ये 64% एग्जिस्ट करता है। मोस्टली हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसका तो बहुत ही चांस कम होता है एंड इसका भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा 64% ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बात की गई थी, इन द पायरनोस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कार्बन 1 इज कायरल। ठीक है, जो पायरनोस फॉर्म होती है ग्लूकोज की, यानी कि जो हमारे पास रिंग फॉर्म होती है ग्लूकोज की, इस पे जो कार्बन नंबर 1 होता है आपके पास, ये कायरल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, इस साइड के ऊपर भी एक होल डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये भी डिफरेंट ग्रुप है। तो इट मीन्स कि जो कार्बन नंबर 1 है आपका, इसमें ये भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि हमने जनरली बात पढ़ी हुई है कि बाकियों में तो ये 1 नहीं होता ना, क्योंकि बाकी जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था तो इसमें जो था आपके पास कार्बन नंबर 1 जो था वो कायरल नहीं था। ठीक है, जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप था। लेकिन अगर आप इस क्लोज्ड फॉर्म को देखो तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बन नंबर 1 है, दैट इज़ बेसिकली कायरल इन पायरनोस फॉर्म। ठीक हो गया। एंड दस 2 स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल। और फिर क्या होगा, इसके कितने स्टीरियोआइसोमर्स फिर पॉसिबल होंगे, 2 स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि कायरलिटी यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वन इन विच द OH ग्रुप पॉइंट्स डाउन। ठीक है, और एक इसका हमारे पास क्या होगा, आइसोमर के जिसमें OH ग्रुप जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, जिसको हम लोग अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जिसमें OH हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ है। और एक में क्या होगा कि OH ग्रुप जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे ये बीटा डी ग्लूकोज में इसमें OH क्या है, ऊपर की तरफ है। दीज फॉर्म्स आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये जो दोनों है ना, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। एंड जो कार्बन 1 है, ठीक है, इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इस कार्बन 1 को हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। और ये दोनों, ये वाला अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोस, ये आप ग्लूकोस, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स हैं। और ये तो ओपन चेन थी ना डी ग्लूकोज की, ये तो हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो देखी है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फ्रुक्टोज एनोमर्स। अब हमने ग्लूकोज के एनोमर्स देखे, फ्रुक्टोज के एनोमर्स देखेंगे। फ्रुक्टोज क्लोजेस ऑन इट्स सेल्फ टू फॉर्म फ्यूरानोज रिंग। ठीक है, फ्रुक्टोज क्या करता है, अपने आप को क्लोज कर लेता है, क्या बनाने के लिए, फ्यूरानोज रिंग। ठीक है, जिस तरह ग्लूकोज ने अपनी रिंग चेन बनाई थी और पायरानोज रिंग बनाया था, इसी तरह फ्रुक्टोज जब अपना रिंग बनाता है तो वो फ्यूरानोज रिंग बनाता है। ठीक है, वो फ्यूरानोज रिंग जो है वो इस टाइप का होता है कुछ। अब यहाँ पर ना हाइड्रोजन एंड OH की पोजीशंस नहीं शो की हुई हैं। ठीक है, जस्ट जनरल शो किया हुआ है इधर। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड है, इसमें कोई डिटेल्स OH और H की नहीं शो की गई, जस्ट एक कार्बोनिल से इसको शो किया हुआ है और क्लोज चेन बना दी है। ठीक है, इट मीन्स ये बात ऑब्वियस है कि यहाँ पर OH एंड हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पर डी फ्रुक्टोज दिखाया गया है। ठीक है, अब ये देखें, इन्होंने ऐसे लग रहा है कि ये साइक्लिक फॉर्म है, बट ये साइक्लिक फॉर्म नहीं है, ये ओपन फॉर्म ही है, जो कि थोड़ी सी टेढ़ी सी पोजीशन में बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डी फ्रुक्टोज है। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ आपके पास आपका कार्बोनिल है, ठीक है, एंड अदर पोजीशंस पे आपके पास ये कार्बन्स लगे हुए हैं, ठीक है, इनके अल्टरनेटिव पे आपके पास OH एंड हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये डी फ्रुक्टोज है, या आप इसको सीधा करके भी बना सकते हो, उसमें कंफ्यूजिंग बात कोई भी नहीं है, ठीक है। अब इसकी भी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है, और एक में बीटा हाइड्रोक्सी होता है। यानी कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी का क्या मतलब होगा इस पे कि आपके पास जो OH होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और बीटा हाइड्रोक्सी में क्या होगा कि आपका जो OH होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी में क्या होगा, उसको हम लोग अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज़ बोलेंगे, ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा डी फ्रुक्टोज़। जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की तरफ होगा उसको हम लोग बीटा डी फ्रुक्टोज़ बोलेंगे, जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ होगा पहले कार्बन पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज़। तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि दोनों में कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप पीछे देखो तो पीछे क्या था आपके पास कि जो नीचे वाला था वो OH था, और ऊपर वाला आपका जो OH था, ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस था अल्फ़ा एंड बीटा का, ठीक है। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी वही सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क आपके पास कहाँ पर है, आपके पास फ़र्क है जी आपकी फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ठीक है, एंड नेम के अंदर फ़र्क है। फ्रुक्टोज है, ठीक है, तो फ्यूरानोज हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास जी क्या है ग्लूकोज है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पायरानोज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये वाली स्लाइड क्लियर होगी। नेक्स्ट है जी आपके पास ड्राइंग फ्यूरानोज एंड पायरानोज रिंग्स, ठीक है। अब इनके रिंग्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड यूजिंग द हैवर्ट स्ट्रक्चर्स शोन बिलो फॉर फ्यूरानोज एंड पायरानोज रिंग्स। और मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं ये ऑफन रिप्रेजेंट किए जाते हैं अपने हैवर्ट स्ट्रक्चर से, ठीक है, जो कि नीचे शो किए गए हैं। इन दोनों को ना हम लोग आप कंपैरेटिवली या हम लोग इसको जो है ना कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, इनको हैवर्ट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जो इन अपनी रिंग फॉर्मेशन में जब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आ जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये हैवर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लूकोज के एंड फ्रुक्टोज के। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है, ठीक है, ये भी हैवर्ट स्ट्रक्चर है, एंड ये वाला भी जो है वो हैवर्ट स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द हैवर्ट स्ट्रक्चर फॉर कीटोन, सॉरी फ्रुक्टोज, एंड ऑब्वियसली ये कीटोन ही है। एंड दिस इज़ द हैवर्ट स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज विच इज़ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। द रिमेनिंग OH ग्रुप्स ऑन द रिंग पॉइंट और डाउन डिपेंडिंग ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द शुगर, ठीक है। अब जो रिमेनिंग जो OH ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये ऊपर होंगे नीचे होंगे, ये टोटली आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक शुगर के। प्यूरानोज है तो आपको पता है कि OH एंड हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी। पायरानोज है तो आपको पता है हाइड्रोजन और OH की जो जगह है वो चेंज होगी, क्योंकि यहीं से ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं कि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है। तो हमेशा आपके पास ये वाला जो OH है, ठीक है, ऑलवेज अबव द रिंग फॉर डी सेक्राइड्स, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है CH2OH हमेशा अबव द रिंग होता है, दोनों में ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, डी सेक्राइड्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स बिलो एज बीइंग द अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ देयर एनोमर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि हम लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, और बताना है कि ये अल्फ़ा है या बीटा है, ठीक है, और फिर इनके जो हैं वो एनोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो जो है इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप आपको बता रहा है, ठीक है, कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास फ्यूरानोज है। क्या है ये आपके पास, फ्यूरानोज, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा फ्यूरानोज है, क्योंकि OH ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो जब OH ऊपर होगा तो ये आपके पास बीटा राइबोज होगा, ठीक है, या बीटा फ्यूरानोज भी आप इसको बोल सकते हो। अब इस गैलेक्टोज को आप देखो तो आपके पास यहाँ पर कौन सा ग्रुप मौजूद है, आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास इधर क्या है, ये आपके पास और OH की पोजीशन डाउनवर्ड्स है, तो आपके पास ये क्या है, अल्फ़ा गैलेक्टोज, ठीक हो गया। अब ये आपके पास बीटा राइबोज हो गया, ये अल्फ़ा गैलेक्टोज हो गया, ठीक है। और इसी को आप लोग क्या बोलोगे, पायरानोज बोलोगे, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है यहाँ पर। बेशक इसको ओपन चेन करके बना लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपसे एक और बात पूछी गई थी, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि आपने जो है सबसे पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन स्ट्रक्चर्स को, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने इनके एनोमर्स या एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। और एनोमेरिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके जो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर बीटा फॉर्म उन्होंने बना दी,
तो हमने इसकी अल्फ़ा फॉर्म बनानी है, यहाँ पर अल्फ़ा फॉर्म उन्होंने बना दी, तो हमने इसकी बीटा फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो मैं इधर साइड पे ड्रॉ ज़रा कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इसकी सेकंड फॉर्म जो कि है आपके पास अल्फ़ा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2OH, यहाँ पे भी OH हो जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा और यहाँ पे भी OH हो जाएगा, यानी OH सब में नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इट मीन्स के इसकी कौन सी फॉर्म है ये, इसकी है जी अल्फ़ा फॉर्म, जिसको हम लोग अल्फ़ा राइबोस कहेंगे, ठीक है। हमने और किसी को नहीं छेड़ना, हमने जस्ट इसकी इस पोजीशन को देखना जो कि कार्बन नंबर 1 की है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 तो यही है ना, बाकी तो कार्बन नंबर 3 4 2 3 4 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर गैलेक्टोज के ऊपर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अल्फ़ा फॉर्म बनी हुई है, जबकि हमने यहाँ पर इसकी क्या बनानी है, बीटा फॉर्म बनानी है, ठीक हो गया। अब बीटा फॉर्म बनाने के लिए हम लोग कहाँ बनाते हैं, लेट मी इरेज द एक्स्ट्रा पोर्शन फ्रॉम हियर। मैं आपको जो है इसकी बीटा फॉर्म बना के दिखा देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। इधर बना रही हूँ मैं, देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, CH2OH। अब यहाँ पर देखो, इधर कार्बन नंबर 1 पे जो OH था वो ऊपर आ जाएगा अब, ठीक है। यहाँ पर OH किधर था, नीचे था, तो ये इसको हम इधर ही रहने देंगे। यहाँ पर OH ऊपर था तो उधर ही रहने देंगे, यहाँ पर OH ऊपर था तो उधर ही रहने देंगे, ठीक है। हमारा सिर्फ गर्ल्स किससे है, हमारा सिर्फ गर्ल्स है कार्बन नंबर 1 से, ठीक है। इसी पे हम लोगों ने जस्ट इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा गैलेक्टोज, ठीक हो गया। आपको जो है ये दो फॉर्म समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इनके एनोमर समझ आ गए होंगे। सबसे पहले जो है हमने इनको आइडेंटिफाई किया, इनको नेम दिया, और फिर जो है हमने इनके एनोमर्स बना लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स की ऑक्सीडेशन देखनी है। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट हैव एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल ग्रुप react with the basic solution of copper 2 plus, which is Benedict's reagent, to form a red orange precipitate of copper 1 oxide, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात की हुई है, यहाँ पर बात की हुई है कि जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं, ठीक है, जिनके पास OH ग्रुप होता है, ठीक है, ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल ग्रुप, यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, उसके साथ वाला जो बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ठीक है, जो आपके पास बात करते हैं हम लोग, ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इससे बिल्कुल जो नेक्स्ट वाला कार्बन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है इधर। रिएक्ट विद द बेसिक सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, वो क्या करता है, वो वाला कार्बन जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ, ठीक है, जो कि एक बेसिक सोल्यूशन है कॉपर 2 पॉजिटिव का, ठीक है, ताकि क्या बना सके, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट बना सके कॉपर 1 ऑक्साइड के, ठीक है, जो कि CU2O है, ठीक है। शुगर दैट अंडरगो दिस रिएक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, ऐसे शुगर्स जो कि इन रिएक्शन से अंडरगो करते हैं, इनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। ऑल ऑफ दी मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं ये सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हैं, क्योंकि देखो कार्बोनाइल है, ठीक है, कार्बोनाइल से नेक्स्ट वाला जो आपके पास कार्बन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, कार्बोनाइल से जो आपका नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ, और क्या बना देगा, वो बना देगा आपके पास क्या, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट कॉपर 1 ऑक्साइड का। तो जितने भी शुगर्स हैं, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन से अंडरगो करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका, तो इन तमाम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। और जितने भी शुगर्स अभी तक मोनोसेक्राइड्स हैं, दे ऑल आर बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर के रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, कोई भी आपके पास मोनोसेक्राइड है जिसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे हैं, उसका रिएक्शन करवा दिया है किसके साथ, बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ, जो कि कॉपर 2 पॉजिटिव है, जो कि एक बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये यहाँ पर शो किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, और हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये किसके मिलेंगे हमें, कॉपर 2 ऑक्साइड या ऑक्साइड जो है आपको मिल जाएगा, यहाँ पर रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो कॉपर 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हैं अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे बेसिकली यहाँ पर। तो ये है आपके पास रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, कि आपका जो कार्बन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वो रिएक्ट करेगा बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ। बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है, ये ब्लू कलर का डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये रिएक्शन करते हैं आपस में, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनती है जो कि कौन सी होती है आपके पास, Cu2O, यानी कि कॉपर 1 ऑक्साइड के और रेड ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट एस्टर्स। अब फॉस्फेट क्या होता है आपके पास, ये होता है आपका पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पर बना हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इसका क्या नेम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है एंड ये जो कार्बन नंबर 6 है इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया पूरा, ठीक हो गया। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रुक्टोज है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या लग गया है, यहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर जो 5 था, ठीक है, उसके साथ आपके पास पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो है ना, ये आई या एल नहीं है, ये एच है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ये थोड़ा सा जो है ना आपके पास टाइपिंग एरर हो गया इधर, ठीक है। इतनी सी तो बात ऑब्वियस ही है आपके पास, ये क्या है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना यहाँ पे आके। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स को ना पता नहीं बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं, इस वजह से बता दिया, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि ये दोनों आपको क्लियर आउट हो गए होंगे कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है, कि जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज के कार्बन 6 के साथ लग जाएगा तो उसको हम लोग करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब 6 फॉस्फेट क्यों कहा, क्योंकि कार्बन नंबर 6 के साथ लगा, ठीक है। अब हम क्यों बोल रहे हैं, कि 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन के साथ जो है ये भी आपके पास लगा है इधर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो फॉस्फेट एस्टर्स हैं, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, फॉस्फेट एस्टर्स आपके पास बनते हैं जब आपके पास कार्बन नंबर 6 पे एल्डोहेक्सोसिस के या एल्डोकीटोसिस। आपको मैंने बात बताई हुई है एल्डोहेक्सोसिस क्या है, एल्डोकीटोसिस क्या है, पीछे हम डिटेल में बड़ा पढ़ के आए थे इसको, ठीक है। तो एल्डोहेक्सोसिस वो होते हैं कि आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप हो और 6 कार्बन वाला हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्डो। उसके साथ अगर 6 कार्बन वाले के साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो वो एल्डो हेक्सोसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 6वें कार्बन के ऊपर एल्डो हेक्सोसिस के 6वें कार्बन के ऊपर जो है फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तो इसको हम लोग एज अ होल क्या बोलेंगे, फॉस्फेट एस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको एज अ होल, इसको हम लोग बोल देंगे एज अ होल फॉस्फेट एस्टर्स, ठीक है। यानी कि इस पूरे ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो इट विल नॉट मोर, हम लोग कह सकते हैं इसको, इट विल बी नॉट मोर एल्डोहेक्सोसिस बट इट विल बी नोन एज फॉस्फेट एस्टर, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास एल्डोकीटोसिस की भी बात की कि एल्डोकीटोसिस, ठीक है, कि आपके पास क्या लगा हुआ है, आपके पास क्या लगा हुआ है कि आपके पास कोई भी एल्डोकीटोसिस है, ठीक है, यानी कि आपके पास कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कार्बन नंबर 6 पे क्या लग गया है, फॉस्फेट ग्रुप लग गया है, ठीक है। ये कार्बन 6 था, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लग गया है, सो इट विल बी नोन एज व्हाट, यस, इट विल बी नोन एज फॉस्फेट एस्टर, ठीक है। इसको भी जो है हम लोग क्या बोल देंगे, इसको भी हम लोग बोल देंगे कि ये फॉस्फेट एस्टर है। क्लियर हो गया बच्चों। समझ में आ गया कि आपके पास एल्डोसिस एंड कीटोसिस दोनों के अंदर जब आपके पास कार्बन नंबर 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, तो दैट विल बी नोन एज फॉस्फेट ईस्टर, राइट।
Phosphate esters of monosaccharides are found in the sugar phosphate backbone of DNA and RNA, in ATP and as intermediates in metabolism of carbohydrates in the body. ठीक है, फॉस्फेट एस्टर्स जो हैं मोनोसेक्राइड्स के, ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है, ठीक है, जो कि डीएनए के अंदर पाए जाते हैं और आरएनए के अंदर भी पाए जाते हैं, एटीपी के अंदर भी पाए जाते हैं और एज एन इंटरमीडिएट भी काम करते हैं मेटाबॉलिज्म में, जब मेटाबॉलिज्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यही फॉस्फेट एस्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास बैकबोन है, ठीक है, किसकी? डीएनए की एंड आरएनए की। नेक्स्ट है आपके पास ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। अब ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन क्या है? द हेमी एसिटल एंड हेमिकिटल। हेमी एसिटल मीन्स के एल्डिहाइड की बात हो रही है एंड हेमिकिटल मीन्स कीटोनिक ग्रुप की बात हो रही है। फॉर्म्स ऑफ, ये दोनों फॉर्म्स हैं मोनोसेक्राइड्स की जो कि रिएक्ट करती हैं अल्कोहल के साथ और क्या बना देती हैं? एसिटल एंड कीटल स्ट्रक्चर्स बना देती हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, द न्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो न्यू कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी जो हेमी एसिटल एंड हेमिकेटल, ठीक है, इनकी बात हो रही है। फॉर्म्स जो है मोनोसेक्राइड की आपस में रिएक्ट करती हैं अल्कोहल के साथ और क्या करती हैं? एसिटल बना देती हैं। ठीक है, अगर ये हेमी एसिटल जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटल बनेगा। हेमी कीटल जो है वो जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? कीटल बन जाएगा और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्लाइकोसाइड्स बोल देंगे। अब ये जो न्यू कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको रिएक्ट करवाया है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है? ये दो फॉर्म्स इसकी शो की गई हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो हमारे पास मिथाइल अल्फा डी ग्लाइको पायरानोसाइड। मैंने आपको बताया था कि आपके पास कार्बन नंबर 1 पे जो है अगर हमारे पास नीचे की साइड पे होगा OH, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो दैट विल बी द अल्फा 1। ठीक है, और ये क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको इसीलिए पायरानोज भी हम लोग बोल रहे होते हैं। और ये बीटा वाला था, बीटा वाले में क्या था कि आपके पास जो OH था वो ऊपर की साइड पे था। ठीक है, तो आपके पास ये बीटा डी ग्लाइको पायरानोडाइज है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखो, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है? दो फॉर्म्स आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पर अब देखो हुआ क्या है आपके पास बेसिकली। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो OH नहीं है, ठीक है, तो ये कैसे अल्फ़ा बीटा हो गया? ठीक है, तो मैं अब टेंशन नहीं लेनी है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपके पास रिएक्ट किया हुआ है एक अल्कोहल, ठीक है, और देखो ये अब ज़ाहिर सी बात है सिंपल OH तो नहीं हो सकता। आर ग्रुप के साथ ही हमारे पास पता है कि OH लगाओ तो वो अल्कोहल होता है। तो ये जो CH3 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रिएक्ट करे ना CH3 एंड OH। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है तो इस वाले कार्बन नंबर 1 के साथ हो रहा है इसका रिएक्शन। ठीक है, एंड यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, जिसकी जगह आके CH3 अटैच हो रहा है एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से बाहर इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? OCH3 हो जाएगा। ठीक है, और एक तरफ इसकी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। तो अब इस OCH3 को ही समझ लो कि हम लोग अब इसको कंसिडर करेंगे अल्फ़ा या बीटा फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि ये OCH3 अप साइड के ऊपर लगा हुआ है तो ये बीटा फॉर्म है इसकी। अब यहाँ पर OCH3 डाउनवर्ड्स लगा हुआ है तो ये अल्फ़ा फॉर्म है इसकी। ठीक हो गया, और यही हमारे पास ये जो न्यू कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड, इसी को आप लोग बोलते हो कि यही है आपके पास क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो कि ये आपके पास क्या है? आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर ये आके इधर अटैच हो गया। ठीक है, एंड यहाँ से जो है आपका हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, और इसके साथ आके अटैच हो गया तो ये क्या बन गया? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन गया ना। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपके पास तो ऑलरेडी था इधर, वो तो यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, ये बात तो ऑब्वियस ही है। तो आई होप सो कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है। बेसिकली कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है आपके पास जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनता है इसी को आप लोग बोलते हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ठीक है,
वंस द ग्लाइकोसाइड इज फॉर्म, जैसे ही आपके पास आपका ग्लाइकोसाइड बन गया, द रिंग कैन नो लॉन्गर ओपन अप टू द ओपन चेन फॉर्म। तो अब जो आपकी जो रिंग है, यानी कि जैसे ही आपके पास ये ग्लाइकोसाइड फॉर्म हो गया, तो अब ये रिंग फॉर्म में ही रहेगा, अब ये ओपन नहीं हो सकता, ठीक है, ओपन चेन में अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ग्लाइकोसाइड्स देयरफॉर आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर्स। इसी वजह से ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं कहते, जबकि हम लोग सिंपल ग्लूकोज अल्फ़ा डी या बीटा डी ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों रिड्यूसिंग शुगर्स हम लोग इनको बोलते हैं? क्योंकि रीज़न हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी कि आपके पास क्या होता है कि इनका जो कार्बोनिल से नेक्स्ट वाला कार्बन है वो बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर देता है, ठीक है, और ये रिड्यूसिंग शुगर्स के फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं, आपके पास रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं कॉपर वन ऑक्साइड के, ठीक है। इसी वजह से इनको रिड्यूसिंग शुगर्स, और जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं दे ऑल आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि सबके पास क्या है, सबके पास जो है कार्बोनिल से जो नेक्स्ट वाला है आपके पास उसके पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, और उसी के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है। लेकिन अब देखो कार्बोनिल से जो नेक्स्ट वाला आपके पास कार्बन है, ठीक है, उसमें क्या है, अब उसकी ये तो चीज़ चेंज हो गई है, CH3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब CH3 आ गया तो ये अब जो है स्ट्रेट चेन में पहली तो बात एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और यहीं से इसकी बात ख़त्म होगी कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो होगा, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, ठीक हो गया। ये रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज की वजह से ये इनके अंदर से जो है क्या ख़त्म हो गया, रिड्यूसिंग शुगर की जो एबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई है। नाउ दे आर बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। अब देखो कोई भी ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, जब भी हम लोग क्यों, इसकी रीज़न भी है कि कोई भी ग्लाइकोसाइड है उसको जो है जब हम लोग बेनेडिक रिएजेंट के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो क्योंकि उसके पास जो है हाइड्रोक्सिल रहा ही नहीं है, ठीक है, तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा, ठीक है, नो रिएक्शन। अब यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई करना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम लोगों ने यहाँ पर बतानी है और उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमने अल्फ़ा एंड बीटा के फॉर्म में ही बतानी है। तो अगर आप देखो सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आपके पास ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है, एंड ये भी आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्यों? क्योंकि हमने ओ एंड सी एच से पता लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपके पास कौन सी वाली ये है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि क्योंकि आपके पास हम लोग इसको बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास ये वाला जो ग्रुप है पूरा, ठीक है, ये डाउन लगा हुआ है, डाउन साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या होगा जी, ये आपके पास होगी अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी आपके पास। और अगर आप इसको देखो तो ये अब टॉप पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है, तो ये आपके पास कौन सी होगी, ये आपके पास बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। क्लियर होगी ये बात? जैसे देखो यहाँ पर था, तो फिर हम लोग जो है इनका नेम भी लिख सकते हैं इसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, हम इसको अच्छा, अब ना हम लोगों ने इसका नेम लिखना है, तो नेम हम इसका क्या लिखेंगे, इथाइल, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइलिक ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि दो कार्बन है। तो इथाइल, और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, आपकी अल्फ़ा पोजीशन पे, ठीक है। तो अल्फ़ा इथाइल कौन सी है, कौन सी राइट साइड पे है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, डी, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, पायरोनिसाइड, पायरेनोसाइड, सॉरी, ग्लाइकोपायरोनिसाइड, ठीक हो गया। इसका होल नेम क्या हो गया, इथाइल अल्फा डी ग्लाइकोपायरोनिसाइड। क्यों हमारे पास ये नाम हुआ, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे ये चीज़ लगी हुई थी पूरी, ठीक है, और यहाँ पर ये इथाइलिक ग्रुप था और अल्फा पोजीशन के ऊपर था, और ये एक पूरा का पूरा पायरोनोज रिंग था, ठीक है, और डी पोजीशन पे आपके पास था, ठीक है, जो आपके पास सबसे एंड वाला जो आपके पास फारदेस्ट वाला जो होता है कार्बोनाइल से फारदेस्ट वाला जो कायरल कार्बन होता है उसका OH अगर आप देखो तो वो बेसिकली राइट साइड के ऊपर है, बेशक आप इसको ओपन करके भी बना लो, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देख लो तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि आपके पास बीटा फॉर्म में था, तो हम इसका नेम लिख लेते हैं, ठीक है।
इसका नेम कैसे हो जाएगा? इसका नेम लिखते हैं जी। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास इथाइलिक ग्रुप है तो आप क्या लिखोगे, सॉरी मिथाइलिक ग्रुप है तो आप क्या लिखोगे, मिथाइल बीटा डी, इसको आप ग्लाइको नहीं लिखोगे क्योंकि ये आपके पास फ्रुक्टोज है बेसिकली, ठीक है। तो मिथाइल बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरा फ्यूरानोसाइड, ठीक है। ये इसका नेम हो जाएगा मिथाइल बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरोनासाइड, ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर एंड ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। इनके नाम भी पता चल गए होंगे, इनके नेम्स बेसिकली लिखने थे, बताना था। मेन इस पर यही बताना था कि अल्फ़ा फॉर्म में बीटा फॉर्म में, यही आइडेंटिफाई करना था। बट क्योंकि पीछे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स में नेम लिखे थे, इस वजह से हमने इधर भी नेम इसके लिख लिए हैं, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इम्पॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं इसमें क्या है कि बीटा डी राइबोस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके पास राइबो न्यूक्लिक एसिड भी होता है, आपका आरएनए, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर होता है ये। तो अब देखो तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन वाला होता है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो क्योंकि OH अप पोजिशन पे है, दैट इज़ वाई दिस इज़ बीटा डी राइबोस, ठीक है। फॉर्म्स द शुगर बैकबोन ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, ये एक शुगर बैकबोन है राइबो न्यूक्लिक एसिड की। इसी तरह अगर यहाँ पर देखो तो ये डी ऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीटा डी ऑक्सी राइबोस, तो अप पोजिशन पे इस वजह से बीटा है। और डी मैंने आपको बताया था कि कब आएगा, ठीक है। आप इसको पोजिशन बना के देख लो तो राइट साइड के ऊपर जी बना रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये डी और डी ऑक्सी राइबोस है, तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन वाला होता है, जस्ट इनके OH एंड हाइड्रोजन में जो है वो डिफरेंस होता है, दैट्स वाई इनको एक को राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं और एक को डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद ये भी क्या है, बैकबोन है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, ये वाली शुगर, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये बीटा डी गलेक्टोज है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन वाला है तो गलेक्टोज, ठीक है। और आपके पास बेसिकली ना यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इनकॉपरेट होता है ग्लूकोज के साथ इन लैक्टोज, लैक्टोज के अंदर आपको ये मिलता है, यानी कि जो आपकी मिल्क की शुगर है, जो आपको जब आप मिल्क वगैरह पीते हो तो आपको जो है वो कड़वा टेस्ट नहीं आता, कोई मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, मिल्क बड़ा स्मूथ सा, रिची सा, बिल्कुल फ्रेश सा, मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, तो उसके अंदर भी शुगर होती हैं और वो लैक्टोज की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो आपका ग्लूकोज जो है वो लैक्टोज़ के अंदर जो है वो इनकॉपरेट हुआ हुआ होता है, ठीक है, और तब जाके आपके पास मिल्क शुगर बनती है, एंड दैट इज़ बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स हैं, बस आप इनके स्ट्रक्चर्स देख लो, ठीक है, उनके नेम्स देख लो। इसके बाद बीटा डी ग्लूकोज मोस्ट कॉमनली यूज हमने देखा, बीटा डी फ्रुक्टोज बहुत दफ़ा देख चुके हैं, ठीक है। अब बीटा डी ग्लूकोज बेसिकली जो है इसको हम लोग डेक्सट्रोज एंड ब्लड शुगर भी बोलते हैं, और ये पाया जाता है हनी में एंड फ्रूट्स में। एंड ग्लूकोज जो होता है यहाँ पर ये मेटाबलाइज होता है इन द बॉडी फॉर एनर्जी, ठीक है। हमारा जो ग्लूकोज है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है। अदर शुगर्स एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द लिवर, और जो दूसरे शुगर्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुए वो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और ये काम कौन करता है, आपका लिवर ये काम कर रहा होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने का, ठीक है। इसी तरह आपके पास बीटा डी फ्रुक्टोज है, इसके अंदर क्या है, इसको हम लोग लेवुलोज भी बोलते हैं, ये फ्रूट शुगर है, मोस्टली आपके पास फ्रूट में पाई जाती है। अब देखो बीटा डी ग्लूकोज आपका ब्लड शुगर था, ब्लड के अंदर जो आपकी शुगर है। इसी तरह जो आपका लेवुलोज है यानी बीटा डी फ्रुक्टोज है, ठीक है, ये आपके पास फ्रूट का शुगर है, फ्रूट के अंदर मिलता है आपको। फ्रुक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड्स, सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट है आपके पास वो फ्रुक्टोज होता है, तमाम मोनोसेकेराइड्स में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट यही वाला है, इन्हीं के अंदर भी मिल रहा है, ठीक है। और ये 1:1 रेशो में होता है और ये ग्लूकोज के साथ में होता है, ठीक है।
फ्रूट्स एंड कॉर्न सिरप्स, फ्रूट्स में भी मिलता है, कॉर्न सिरप्स में भी मिलता है, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज टू स्वीटन फूड्स, ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है आपका जो फूड है उसको मीठा बनाने के लिए, सिंस लेस फ्रुक्टोज इज़ नीडेड टू अचीव द सेम डिग्री ऑफ स्वीटनेस, ठीक है। तो बहुत ही थोड़ा सा फ्रुक्टोज चाहिए होता है ताकि आपको जो है सही वाली जो है एक स्वीटनेस से मिल जाए आपको आपके खाने में, ठीक है। तो एज अ कॉर्न सिरप, फ्रूट, स्वीटन फूड्स के तौर पे जो है हमारे पास इसके अंदर बीटा डी फ्रुक्टोज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था जो कि हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा। आपका जो था डिटेल में हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स को पढ़ लिया, ठीक है। हम लोगों ने जो है अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डायसेकेराइड्स को पढ़ेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब